हम्म। चलिए भाई। अभी रीनीट का पेपर हुआ आपका। आपको लगा कि पेपर बहुत टफ आया है। एनटीए ने आपकी दो चीजें क्लियर कर दी। एक तो ये उसने क्लियर किया कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे, सीधी बात। अगर आपने सिर्फ फार्मूले फार्मूले पढ़ा है तो आपके लिए फिर खतरे की घंटी का सिलेक्शन ही नहीं। एनटीए ने आपका पेशेंस चेक किया, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया, आपका बेसिक चेक किया, मतलब उसने तीन चीजें आपकी चेक की एग्जाम। आप अपने आप को कंट्रोल, मतलब पेपर देख के आप पैनिक तो नहीं हो गए? आपका बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं? आप अपने आप को, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, सब कुछ उसने आपका चेक किया है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहे थे बहुत टफ हैं या नहीं आने चाहिए थे या जो भी है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करें, ये उनके लिए भी है जो अगले साल देने वाले हैं। मतलब उनके लिए भी तो एक मैसेज एनटीए ने दे दिया है, जो नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले, कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप पढ़ कैसे रहे, आप रट रटा के तो सिलेक्ट नहीं हो पाए। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको चीजों को डीप में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका सिलेक्शन नहीं। वो आसान आसान पेपर नहीं, ये सीधा सीधा बस देखे और मार दिए, ऊपर ऊपर से पढ़ के। पेपर अच्छा था, पेपर ऐसा ही बनना चाहिए, ताकि ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में कौन पढ़ रहा है। इसलिए बेस्ट यही होगा कि ऐसा ही पेपर आए, अच्छा पेपर आना चाहिए, क्योंकि सीट उतनी ही है। पेपर टफ आएगा तो अच्छा ये होगा कि तो पता चलेगा कि कौन पढ़ा है, किस, मतलब तब ये भी पता चलता है कि कहाँ पे अच्छा पढ़ाया गया। आसान पेपर में पता ही नहीं चलता कौन सही पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। इस पेपर से ये भी पता चलता है कि हमें किससे पढ़ना चाहिए और किससे नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था, मतलब जब वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको उसको अप्रोच कैसे करना था, मतलब उसको सॉल्व कैसे करना था। ठीक है। जब पेपर टफ आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तब नहीं सॉल्व करने होते, तब आपकी इफिशियंसी काम आती है। जो आप करो वो गलत। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है ये थ्योरी का क्वेश्चन। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस पे क्या डिस्कस करें। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक। माइक्रोवेव सबको पता है क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, रेडियो वेव पता है एम और कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, ये तो इजी था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये वाले क्वेश्चन की बात करने में नहीं आया, मैं कुछ क्वेश्चन की बात करने आया हूँ, जो ये क्वेश्चन शायद जेई मेन का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप जेई मेन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेन का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था कि जेई मेन, अब तो आपको जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, ताकि आपका जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको चीजों को अप्रोच करने की जो तुम्हारी एबिलिटी वो और ज्यादा बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या है देखो, टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी। ठीक है। इफ द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट दिया हुआ है, कह रहा मेटल का अल्फा है, देन द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको पता है V का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। डेल्टा V क्या होगा बताओ? 4/3 पाई, डेल्टा V क्या होगा? 3r² इंटू डेल्टा आर ना। बस इसी डेल्टा आर को आपको क्या पुट करना था, आपको कोफिशिएंट दिया हुआ है कितना है, अल्फा दिया हुआ है, बस इसी डेल्टा आर को आपको क्या लेना था, आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर की जगह इसको रख देंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, और साथ में 4 पाई, ये आपका ऑप्शन है। ठीक, इजीली था। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आप जरूरी नहीं कि पूरा प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि आपको आंसर चाहिए। आप जिस प्रोसेस, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो आप चीजों को टैकल कर पाएंगे इजीली, कैसे सॉल्व करना है। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी,
अदरवाइज फिर आप सोचने में चला जाएगा टाइम, फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा तो पेपर आपको टफ लगने लगेगा, क्योंकि उस टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, क्या कह रहा है यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो आपको पता है यहाँ पे -3 आएगा, और हमसे पूछा गया -3 है तो यहाँ पे भी -3 आएगा, यही बात। और हमसे वीबी पूछा है ना, ये वीबी मान लेते हैं। पूछा ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। और लिखा है ना, रिवर्स बायस्ड है विद अ निगेटिव इनपुट वोल्टेज, कितना है, -5। अच्छा यहाँ पे ये गिवन है -5, ये -5 है, और ये आपका क्या है, और ये है -3। बस सॉल्व कर लो, डिफरेंस निकाल लो, वी बी माइनस वी ए, सॉल्व होके कितना आएगा, -3 माइनस इंटू -5, तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा, तो ये भी इजी था, इसमें भी कुछ टफ नहीं था, ये भी आसान कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सब टफ ही था। ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड था, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप फट से कर दिए होगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा है, कह रहा है बीम ऑफ लाइट फॉल्स कर रहा है ऑन मेटल सरफेस दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इफ पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीज, कह रहा है जब पावर घटेगा, पावर घट रहा है लीनियरली, आपको पता है इंटेंसिटी और पावर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी घटेगी, लेकिन यहाँ पे इस पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको पता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, वो क्या होता है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया ये। आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइम के साथ घट रहा है, नहीं घट रहा है नहीं, टाइम के साथ कांस्टेंट है, टाइम के साथ कांस्टेंट, इन्हीं दोनों में से कोई है। इंटेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि पावर और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब इंटेंसिटी भी टाइम के साथ घट रही होगी, इसका मतलब ये थ्योरी का क्वेश्चन था, बस वो ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है बस, वो टफ नहीं है, वो भी इजी ही है अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है। ये क्वेश्चन क्या था, उसने कॉमन सेंस चेक कर लिया आपका, मैंने कहा ना उसने सारी चीजें आपकी चेक कर ली इस पेपर से। कह रहा है 3 हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट कर रहा है अबाउट वर्टिकल है, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लिखा है ना पासिंग थ्रू अ फिक्स सेंटर, ये देखो फिक्स सेंटर का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, जब 0 है इसका मतलब है कि चाहे ए पे पूछे चाहे बी पे पूछे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो चाहे एल ए पूछे चाहे एल बी पूछे दोनों सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे पड़ा है, मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब चाहे यहाँ पूछे कहीं और पूछे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसका आंसर क्या है 1। पता है एक चीज मैंने और देखी, मैंने ऑब्जर्व की कि जिस भी क्वेश्चन में 1 था, जैसे ये वाले क्वेश्चन, चार 3 4 क्वेश्चन और है जिस जिस ऑप्शन में 1 है, मतलब एक आध दो को छोड़ के, वो जिसको छोड़ के मैं कह रहा हूँ वो इजी वाले, तो इसका भी आंसर 1 है, 2 3 और है जिनका भी आंसर 1 ही है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, सबके आंसर 1। ये क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था, बस दिखने में अजीब सा है। कह रहा है दो सर्किट एंड बी हैविंग रजिस्टर 3 गेट, वन ऑफ देम फटाफट अल्फा एंड वन, एक का प्लस अल्फा एक का माइनस अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है करंट थ्रू दीज सर्किट्स आर डिनोटेड बाय आई ए और आई बी, कह रहा है इसमें करंट आई ए फ्लो कर रही है और इसमें आई बी फ्लो कर रही है, एट द रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस इज आर नॉट, हाँ ठीक है, आर नॉट उनका इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो कह रहा है करंट, कह रहा है ये सीरीज में, पता है ना, अगर तुम इसको ऐड करोगे आर नेट, अगर ये पहले आर नॉट था, पहले आर नॉट था तो आर नेट कितना आया 2 आर, जब तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो अब भी आर नॉट क्या है इसका 2 आर नॉट, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा, अब भी इसका रेजिस्टेंस 2 आर नॉट था, पहले भी 2 आर नॉट, मतलब आइए तो कांस्टेंट है, आइए घट रहा है, आइए बढ़ रहा है नहीं, आइए कांस्टेंट,
इसमें आते ये पैरेलल में। मान लो अगर मान लो ये पहले 2 ओम था, अगर तुम चाहो तो एट रैंडम कोई वैल्यू लेके आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो कितना है, R0 1, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। मान लो अगर ये 4 ओम था, अगर इसमें +1/3 हुआ है तो इसमें -1/3 हुआ होगा, ठीक। ये तो क्लियर है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ से कितना आया, 11/3, और यहाँ से कितना आया, 13/3। ये दोनों पैरेलल में है, पता है ना। तो तुम छोटा रेजिस्टेंस ले लो, जल्दी आएगा। 4 मत लो, छोटी वैल्यू ले लो, ताकि तुम्हारा एग्जाम में जल्दी आ जाए। पता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर 2-2 ओम थे, अगर एक जितना वो बढ़ा जितना ये घटा, तो आर नेट क्या आता है इसका, इसका आर नेट घट जाता है। अगर आपको इतना बेसिक पता है तो अगर ये पहले 2-2 था तो पहले कितना होगा, 2 2 4/4, पहले 1 ओम था। इनिशियल 2 मान लेते हैं, थोड़ा जितना ये बढ़ा होगा उतना ये घटा होगा। मान लो ये घट गया, कितना, 1 घट गया, तो 1 घटेगा तो ये 1 बचेगा, ये 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। अब भी ये पैरेलल है, 3 1 3/3 + 1 कितना आया, 3/4। देखो पहले 1 था, अब 3/, तुम एट रैंडम कोई वैल्यू रख के सिलेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो +R0 अल्फा डेल्टा T है, यहाँ माइनस, मतलब जितना ये बढ़ा है उतना ही वो घटा है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस घट गया मतलब करंट बढ़ जाएगी, सही बात ना। रेजिस्टेंस घटना मतलब करंट का बढ़ जाना। तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक को जितना घटाया गया दूसरे को उतना बढ़ाया गया, तो आर नेट घट जाता है। ये सब आपको फटाक से आना चाहिए। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। RLC सर्किट है, करंट पूछा है, तो पहले आपको एक्सएल और एक्सी निकाल, ठीक है। एक्सएल क्या होता है, ω × L, एक्सी क्या होता है, 1/ωc। आप इसको निकालेंगे, शायद दोनों सेम आ रहा है ना। हाँ, शायद दोनों सेम आ रहा है। जब सेम आएगा तो ये RLC सर्किट किस में, रिजोनेंस कंडीशन में चला जाएगा। तो I इक्वल टू क्या आ जाए, सिर्फ V0/R आ जाए। और V0 कितना है आपका, 220, और R कितना है, 100, कितना आ जाएगा, 2.2। ये आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था ना। ये आसान कैटेगरी, आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा। इसका मतलब Z की वैल्यू R आ जाएगी, सही ना। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो पता है ना आपको Z का फार्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस X। जब ये सेम हो जाएंगे तो जो Z होगा वही तो इम्पीडेंस होगा, यही तो, ठीक है। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर। ये क्वेश्चन क्या था, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको पता है दोनों की एनर्जी सेम। कह रहा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला पढ़े बेटा, बहुत जगह पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते हो। या 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख लो या ई लिख लो, कोई मसला नहीं। और हमें अगर मोमेंटम फोटॉन का बताना हो पी, तो हमने पढ़ा वो क्या होता है, E/c, यही ना। क्या होता है भाई, हाँ, तो हमारा मोमेंटम क्या आएगा फोटॉन का, C/e होता है ना, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते थे, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ। ये भी आसान था, आपको दोनों का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, हाँ, समझ गए। सही है ना फार्मूला, अच्छा नहीं वही सही था। अच्छा, E/c होता है, ठीक है। चलो देख लो, इस फार्मूले का आप यूज करना है। दोनों का रेशियो पूछा है, वैल्यू दी थी, आपको रख देना। कुछ साल हो गए शायद, इसमें 225 शायद आया था। और वैसे ही बताएं क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन है और ये फोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा ही होगा, क्या होगा, फोटॉन से। इसलिए हमारा आंसर सेकेंड और थर्ड तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा फोटॉन से। तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। इस फार्मूले को यूज कर लेना था आपको, बाकी कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में क्या था, बस कुछ नहीं था, उसने बस पोजीशन गलत कर दी। अगर ये बी, ये देखो उसने बी यहाँ नहीं रखा, बी यहाँ बीच में, मतलब ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इतने ही। आपको पता है ये ईएमएफ क्या होता है, LdI/dt होगा, एक ही। इसका ईएमएफ ये है, बस बी यहाँ होता तो तब 2L आ जाता, फिर समझ गए। यहाँ पे ईएमएफ क्या आएगा,
ये दोनों पैरेलल में है तो क्या आएगा L/2 और साथ में क्या आ जाएगा T आएगा और दोनों का रेशियो पूछा है तो आप निकाल लेंगे। बस मसला क्या था उसने B को यहाँ ना रख के यहाँ बीच में रखा था, बस यही काम कर रहा था। थोड़ा कंफ्यूज, मैंने कहा ना उसने हर चीज आपकी चेक की, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, आपका बेसिक, सब कुछ। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन अजीब सा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखो हमने ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, हमने डी फाई बाई डी टी, और फाई होता है बी इंटू ए, तो बी बाहर आ जाएगा और डी ए बाई डी टी। एरिया देखो किसका फंक्शन है, एरिया साइन का फंक्शन है। जब मैं डी ए बाई डी टी करूंगा तो साइन का फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो हमारा आएगा कॉस टी। मतलब जो मेरा ईएमएफ आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, कॉस टी के। मतलब ग्राफ कुछ, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पावर। हमको पता है पावर होता है क्या है, ई स्क्वायर बाई आर, मतलब डायरेक्टली इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी आसान। कॉस स्क्वायर का ग्राफ, कॉस हमेशा वन मैक्सिमम जीरो पे होता है, तो थर्ड ऑप्शन। अब स्क्वायर है मतलब सारा ग्राफ ऊपर ही चलेगा, सारा ग्राफ ऊपर ही चलेगा। देख लो, ये टफ नहीं था। मैंने कहा ना उसने सारा बेसिक आपका चेक किया है, आप बेसिक अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पता है ना, ये बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड। कह रहा वाटर फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप में, एकदम हॉरिजॉन्टल है, मतलब सिर्फ हमें क्या लेना है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो H1 H2, तो बराबर हटा दो। ये रिलेशन से आपको सॉल्व करना था बस। P2 उधर चला जाएगा, बस P1 माइनस P2 हाफ रो V1 इधर आ जाएगा, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देख लो एरिया दिया हुआ P और Q। अगर P को मैं A1 मानूंगा तो मुझे पता है जो A1 V1 होता है वैल्यूम फ्लो रेट वो सेम होता है। ठीक, A1 है 40, तो मैं अगर यहाँ 40 और V1 रखूंगा, ये है 20 V2, 22 जा 40, तो मैं V2 की जगह क्या पुट करूंगा, सीधा 2V1, इसको लाके यहाँ पे रख दूंगा बस। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा मेरा V1 आ जाएगा। जैसे ही V1 आएगा वैल्यूम फ्लो रेट पूछा है तो सीधा मैं निकाल लूंगा A1 इंटू V1 से, बस यही करना था। तो इसमें कौन सा टफ था, समझ गए। और रेट ऑफ वैल्यूम फ्लो देखो यहाँ यूनिट भी देख लेना, सेंटीमीटर में ही, इसमें सेंटीमीटर में, तो ध्यान देना, ठीक है। चलो देख लो भाई, अब P1 और प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ था, मतलब ये वैल्यू आपको पहले ही, उसकी यूनिट देख लो 15 है न्यूटन पर मीटर। इस पहले आप यहाँ पे एसआई में रख लो, फिर लास्ट में आप एसआई में निकाल के बाद में सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो आपको यही करना था, बर्नौली लगा के सीधा सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो फार्मूला आ गया, इसमें क्या टफ, आपको पता है इसका आंसर क्या है। तो फार्मूला आपसे पूछ लिया, कैपिटल एन को हटा के एन इंटू एल लिखेंगे तो ये आ जाता है, यही ना। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडियल गैस है पॉलीएटॉमिक, हमें पता है गामा की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एक और तरीका उससे भी निकाल सकते हो, चाहे आप गामा सीपी सीवी के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। गामा की वैल्यू क्या है 8/7, इधर क्या आएगा 1 प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1 इधर लाके माइनस करोगे तो 8/7 माइनस 7 1/7 क्या आएगा 2/f। तो यहाँ से f की वैल्यू 14 आ गई। 14 का मतलब है 3 ट्रांसलेशनल होगी, 3 रोटेशनल होगी, क्या होगी, और जो 8 बची इसमें 4 काइनेटिक होगी और 4 पोटेंशियल वाइब्रेशनल। ठीक, इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4। या एक तरीका ये भी है, एक इसमें 4 काइनेटिक भी है और पोटेंशियल, एक तरीका ये भी है कि आप सीपी, चाहे आप सीवी निकाल लो पहले ना। सीवी का मतलब 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और क्या बोला है वाइब्रेशनल कितनी, एफ, प्लस लिख लो एफ आर, ऐसा। तो ये सीवी है, और सीपी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी, तो सीवी प्लस आर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 6R, तो सीवी की जगह यहाँ क्या लिखोगे 6R प्लस एफ आर प्लस आर।
तो कितना आ गया 7R प्लस FR, बस CP बाई CV गामा। तो CP बाई CV गामा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 8/7। इससे भी सॉल्व कर सकते थे, इससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। CV कितना है 7R प्लस R अपॉन 6R प्लस FR इक्वल टू 8/7। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व करने पे 4 आ जाएगा। चाहे आप इसके थ्रू चले जाएं चाहे इसके थ्रू चले जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बताओ पहले। 2/9 क्या होता है सिग्मा माइनस रो, याद है ना, आर स्क्वायर इंटू जी बाई ईटा। ईटा या न्यू। हमसे ग्राफ किसका पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी और सिग्मा बाई रो का। सिग्मा बाई रो कैसे बनेगा इधर, क्या करें हम, सब रो से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रो बाहर लेना पड़ेगा मुझे। क्या बनने वाला, जब रो बाहर लोगे तभी तो ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। हमें रो को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें सिग्मा बाई रो नजर आए। तो ये मेरा बाकी जितनी चीजें बची, ये y की तरफ है, ये पूरा m है, ये कौन कौन सा, ये सारी चीजें जो आपकी है, ये पूरा ये इसको पूरे को m मानना पड़ेगा। m स्लोप, m इंटू सिग्मा बाई रो -1। देखो ये v है हमारा y, और ये हो गया, और ये सिग्मा बाई रो ऐसा इक्वेशन बना y बराबर mx। मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो सबका है, ये तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट दिया है। बस ये ध्यान देना है कि जहां ये जीरो, कब y जीरो कहाँ होगा, y जीरो कहाँ होगा, y जीरो वहां होगा जहां सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 हो। तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो मतलब सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 यहाँ पे, और यहीं पे y क्या हो रहा है जीरो। देखो यहाँ पे 1 पे जीरो नहीं हो रहा, y की कुछ वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे देखो y इक्वल टू वन, सिग्मा बाई रो 1 पे y b जीरो नहीं हो रहा है, b का मतलब y। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। समझ गए, बस वो चेक कर रहा था आप अपने बेसिक को यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसमें है ही क्या, तो सबसे आसान क्या पूछा है, यूपी बाई क्या कह रहा है, इफ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर पी एंड टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। अच्छा है, हमको पता है पूरा पहले पहले सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर ये सी है तो C/2, और सी कितना हो जाएगा 3C/2। और हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, हाफ 3C/2 इंटू वी स्क्वायर, ये तो टोटल है। और किसमें पूछा है, पी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अगर ये वोल्टेज V है तो इधर भी V आएगा, तो इस पे V/2, ये सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, V/2 प्लस V/2। इसकी एनर्जी कितनी आएगी, उसी का तो रेशियो पूछा है, हाफ C इंटू V/2 का होल स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व करें, कितना आ रहा है भाई, हाफ से हाफ गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, सी से सी, 4 नीचे कितना आ जाएगा, 4 नीचे 1/6, तो हमारा आंसर 1/6। ये तो आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। इसको क्या करें, स्केप वेलोसिटी पूछा है तो क्या होती है, √2 Gm/r, और v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √r। कह रहे जो R2 है, जब R1/2 करोगे तो ऊपर जाएगा 2, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान, ये भी आसान था। वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक का, याद है ना, NR∆T अपॉन गामा-1। इसी से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। ये पढ़े हो आप, ये भी आसान था। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये 1D का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। पहले हमें v निकाल, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन होगा, एवरेज स्पीड पूछेगा तो पहले आप vt कर्व ड्रा कर लो। क्या सबसे बेस्ट है उसका, vt कर्व, ds/dt कर्व पहले। अल्फा इंटू 2t आएगा, माइनस बीटी है तो माइनस बीटा आएगा, करेक्ट। टी का तो डिफरेंशिएशन 1, और गामा तो 0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 6 रखनी है, तो 6 इंटू 2t, नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 रखनी
अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे 2t, बीटा रखना है 6। मतलब ये वीटी का ग्राफ है। जब भी एवरेज स्पीड या डिस्टेंस कुछ भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप वीटी का ड्रा करें। क्या ड्रा कर लें आप? वीटी का। पहले देखो टी बराबर 0 पे, अगर कहाँ से कहाँ तक पूछा वो देखो, तो 0 से 6। टी बराबर 0 पे कहाँ है? -6 पे। मतलब नीचे की तरफ है 6, या -6 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, वेलोसिटी जीरो कब होगी? वेलोसिटी जीरो होगी जब टी बराबर 3 होगा। मतलब टी बराबर 3 पे ग्राफ इसको कट करेगा और फिर आगे चला जाएगा। मतलब टी बराबर 3 पे ग्राफ कट करेगा, और कहाँ तक पूछा है? 6 तक। इनको पता है एरिया ऑफ द वीटी कर्व ही डिस्टेंस होता है। एरिया ऑफ द वीटी कर्व हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी 9 आ रहा है एरिया, ये भी 9 आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 18। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 6 सेकेंड। टाइम 6 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड आ गई। ये आप ड्रा कर सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। ये क्वेश्चन पे आते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है ना। पूछा वर्क डन बताओ। कहाँ से ए से बी जा रहे हो किसी चार्ज डेंसिटी रो को लेके। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। हमें पता है वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सीधा बस यही लगाना था और कुछ नहीं करना था। बताओ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, भी बताओ। मैं इसके चार्ज को फिलहाल क्यू मान रहा हूँ। यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो क्यू है, तो के क्यू इंटू क्यू बाई 2 आर। यही ना? के Q1 Q2 बाई आर माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई 3 आर। बस सॉल्व। अब क्यू हमें रो के फॉर्म में चाहिए। वैल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q/4/3 पाई आर क्यू। तो हमें क्यू की जगह बस क्या लिखना था? कुछ नहीं लिखना था, 4/3 पाई आर क्यूब रख देना था यहीं पे। बस सॉल्व कर लो। क्या कॉमन है सब में? के क्यू इंटू क्यू बाई आर कॉमन। 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा? 1/6। और क्यू की जगह इसको रखना है बस। क्या रखना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू, नहीं कैपिटल क्यू ना, इंटू रो है, इंटू रो इंटू क्यू अपॉन आर इंटू 1/। देखो ये 3 नीचे आएगा, 6 3 18। बस अब सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे क्या है? एन की वैल्यू पूछा यहाँ। एन एन पता है ना क्या होता है। और ये के की वैल्यू क्या होती है? के भी रख दो। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू क्यू बाई 6। 4 पाई से 4 पाई गया। देखो नीचे क्या बचा? नीचे क्या बचा? 6 3 18। कुछ नहीं करना था, मैंने कहा ना, उसने आपका बेसिक चेक किया है, बस आपका कॉन्फिडेंस चेक किया। ओके, आप अपने आप को संभाल पाए या नहीं, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन जब पहली बार आया होगा तो आप डर गए, अरे ये क्या। तो इसलिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें हमने इसीलिए मैं बार बार कहता था कि चाहे आपको क्वेश्चन आए, आपको लगे टफ या ना लगे, आप उसका बेसिक जो आपको पता है आप उसको अप्लाई करो वहां। अगर आप बेसिक अप्लाई करेंगे तो यही करेंगे ना भाई। समझ गए? ये क्वेश्चन ये भी आसान। आपको पता है अगर किसी करंट यहाँ से गई है, क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी सी कह रहा है, इसका जो ए बी सी का जो रेजिस्टेंस है वो आधा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एट द सेंटर ओ। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आधा है तो करंट उसका डबल जाएगी फिर ना। रेजिस्टेंस कम है ना, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर इसका डबल इसमें जाएगी, मतलब अगर यहाँ पे आई नॉट मतलब कितनी जाएगी? फिर I0/3 इधर जाएगी, तभी तो दोनों मिला के आई नॉट होगी। मतलब इसका रेजिस्टेंस आधा, तो करंट डबल होगी। तो अगर मैं इसको आई नॉट मान, नहीं आई मानू, तो ये अगर इसको मैं रेजिस्टेंस आधा है तो 2I मानूंगा, इसको आई मानूंगा तो टोटल 3I होगी। तो 3I की वैल्यू आई नॉट है।
तो आई की वैल्यू I0/3 होगी, तो ये 2I0/3 होगी, बस खेला खत्म हो गया। इसकी वजह से इधर डॉट आ रही है और इसकी वजह से इधर क्रॉस आ रही है, मतलब दोनों अपोजिट में, तो माइनस होना है। तो जो ज्यादा है उससे छोटे वाले को माइनस कर दो, ओवरऑल डॉट आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ डॉट क्रॉस तो दिया नहीं था, तो ओवरऑल डॉट ही आएगा। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, μ0/4 पाई I/r थीटा। बस थीटा क्या होगा, सेमी सर्कल है तो 2 पाई बस। करंट कितनी लेनी है पहले की, 2I0/3, मतलब इस फार्मूले से इसका लिखना है माइनस, फिर इसको माइनस कर देना। पहले वाले में आई की वैल्यू 2I0/3, मतलब ऐसा लिखना, 2I/3 आएगा। रेडियस आर ले लो, तो स्मॉल ही आर लिया, जो भी है स्मॉल आर ले लो। थीटा क्या होगा, थीटा तो दोनों का सेम है, तो पाई ले लो, माइनस आधी सर्कल है ना, μ0/4 पाई। इसमें क्या है, इसमें I/3, तो I/3 इंटू आर इंटू थीटा, जो कॉमन है बाहर ले लो, माइनस कर। तो कितना, मुझे लग रहा है यही आएगा शायद, देख। ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। तो इलास्टिक को मतलब दोनों के मास सेम है। अब कोलिजन कैसा बोला है क्वेश्चन में, देखो इलास्टिक मतलब एनर्जी सारी ट्रांसफर हो जाएगी, ये तो सब, इससे आसान कुछ था ही नहीं। बस इलास्टिक कोलिजन और मास भी सेम, तो उसकी टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सामने वाले, मतलब जो इसको काइनेटिक मिली है उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। एम से एम हटा दो, मास से है, तो वेलोसिटी सीधा आ जाएगी √2gh। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा अपॉन 2g, जी की वैल्यू 10, तो हाइट आ जाएगी 20 × 100। ये तो बहुत इस, ये भी आसान है। ऐसा नहीं कि पेपर में सब टफ, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, बस वो चेक करना था। ये भी तो आसानी है, आपको पता है। डायरेक्शन किधर है, जेड डायरेक्शन में, देखो जेड डायरेक्शन। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इससे निकलेगी, और वी कैसे निकलेगा, C/√ER से निकलेगा। और एक फार्मूला आपको ये भी पता है, C = क्या होता है, हम्म E0/B0 होता है। हम्म इस बस, एक एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, बाकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये एक, आपको पता है ना, रॉन्ग। पहले दोनों तो सही आए, इससे निकालोगे। ये तो इजी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कुछ नहीं था, ये भी ये आसान कैटेगरी। वर्क डन का फार्मूला, ये टफ नहीं है, ये आसान है, इसको टफ मत समझ लेना। F.dx यही पढ़ते हो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L, तो यहाँ 0 से L फ्रिक्शनल फोर्स है, बस यहाँ क्या लेना था, μmg × dx। बस कहाँ से कहाँ तक, 0 × L, बस। और क्या कह रहा, म्यू की जगह बस ये रहा, क्वेश्चन टफ नहीं था भाई ये। म्यू की जगह μ0 × α x, कुछ नहीं करना था, mg × dx। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, ये पूरा किसके बराबर है, n μ0 mg × l। जो सीधा सीधा पड़ेगा वो उसके लिए तो खतरा है, बता दिया पहले ही मैंने। आप इसको बराबर कर लो, सॉल्व। आपको बेसिक इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ाया जाता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं इंटीग्रेशन पे, वर्क फॉर एनर्जी। बस इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाए। मैं बस वो तरीका बता रहा हूँ, पता है, मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन इसका आंसर वन था, तो इसका भी वन ही था। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये भी तो आसानी था। कह रहा अगर P से ऑब्जर्व करेगा तो क्या हुआ, यहाँ से कितनी दूरी पे है, 2.5 पे, तो ये H1 होगा ना, जब यहाँ से उसका मीडियम कितना है, 1, जहाँ पे देख रहा है वो कितना है, 1.25, यही है। H2 क्या होगा, H2 क्या है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीडियम R से, तो R से भी तो वो कितनी, यहाँ से भी वो मिड पे है ना, मिड पे तो 2.5 होगा, इनटू कितना है ये, कितना है ये, कितना था ये, हम्म, ये वैल्यू कितनी है, तो दिख ही नहीं रही है। 1.5 थी क्या, हम्म कि 1.25 थी, हाँ
1.5 1.25। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा? 2। ये आएगा 3। इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 2। और दोनों का डिफरेंस 1 ही तो आ रहा है, सही तो है। जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से तो ये रेयरर में, ये डेंसर में है, समझ रहे हो बात? तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2.5। यही तो डिस्टेंस है। और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? 1। और कहाँ पे देख रहे हो? यहाँ पे तो 1 पॉइंट। ठीक, जब यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से, तो यहाँ से इस मीडियम से भी इसकी हाइट कितनी है? 2.5 ही तो मिड पे है ना ये। तो 2.5 कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? यहाँ से, तो 1.5। और कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो? रेयरर में, तो रेयरर कितना है? 1.25। दिख रहा है ना? तो वही है। ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हो आप कि ऑब्जर्वर रेयरर में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, या उल्टा हो जाए। ये क्वेश्चन क्या था भाई? एनर्जी कंजर्वेशन। ये कुछ भी नहीं था, ये तो आसान था। एक चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ से आ रही है, जिसका मास है कितने वेलोसिटी से? v से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म। इसका चार्ज क्यू है, माइनस है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसका चार्ज क्यू है। कह रहे जब यहाँ पे था तो कितनी दूरी पे था ये? तो यही तो है। पहले यहाँ पे था तो एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर थी। और क्या थी? प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? के क्यू इंटू क्यू। कितनी डिस्टेंस पे था पहले? 3 r। इक्वल आ गया तो रेस्ट पे हो गया। जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो रुक गया, वो रुक गया मतलब सिर्फ सरफेस से उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी, तो के इंटू क्यू भाई। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन का खेला खत्म। जब यहाँ पे था तो टोटल एनर्जी, एक तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और काइनेटिक, और जब यहाँ पे पहुंचा तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक बची, क्योंकि वो आके रुक गया। क्वेश्चन में यही तो बोला है देखो। पहले 3 r पे था, फिर कहाँ पहुंच गया? सरफेस पे पहुंच गया। सरफेस का मतलब तुम्हारे नोट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे सब सबके में है कि नहीं नहीं पता, लेकिन हमारे में तो a car travels on a circular race track of radius। ये तो गेस भी किया था मैंने कि बैंकिंग ऑफ रोड आएगा। तो आपको पता है सीधा सा फार्मूला है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पता है, इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, फट से आंसर आए। तो आसान था ये। कह रहा है जब बॉडी ए पे, यहाँ पाई/2 पे है, जब यहाँ से जाएगा तो ये घूम रहा है ना, तो ये ओमेगा, इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो, मतलब माइनस ओमेगा टी आएगा इस तरफ। मतलब ये एंगल हम ऐसे देंगे, यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? पाई/2 प्लस ओमेगा टी। लेकिन अगर हमें इसको जल्दी सॉल्व करना है तो बस चेक कर लो मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या है ना। जब पाई/2 पे यहाँ पे, तो बताओ मोमेंटम क्या होगा? इनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्या होगी? वेलोसिटी। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? वेलोसिटीज यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगी, और जब ये -पाई/2 पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वेलोसिटीज कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। मतलब इनिशियल भी मोमेंटम जीरो आ रहा है, और फाइनल भी मोमेंटम जीरो आ रहा है। मतलब इनिशियली भी वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, और फाइनली भी वो रेस्ट पे आए। इसका मतलब है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन है चौथा। अगर तो आप इसका ग्राफ बना पूरा डिराइव करोगे तो आपका साइन फंक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है? जल्दी करना है। तो वो चीजें तब आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा। आपको पता है ये क्वेश्चन क्या है? आपको पता है ये डायोड है, आपको पता है ये रिवर्स बायस, आपको पता है रिवर्स बायस का डिप्लीशन रीजन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा तो W3 होगा, तो एक ही ऑप्शन है देख। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन था, बस उसने न्यूमेरिकल बना दिया। ये भी थ्योरी है। हमने कहा था ना मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो कितने आए। ये भी आसान। पहले आप इससे इमेज बनाएंगे, किससे? ये लेंस वाले से। पहला कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसकी इमेज आएगी, इसकी
फिर जो इसकी इमेज होगी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर एक बार और लगाओगे फार्मूला, फिर उसके लिए कॉनकेव वाले के, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ये भी इजी था। इसकी इमेज कहीं कहाँ बनेगी, आप इसको सॉल्व कर लें। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो एक बार आप इसके लिए लगाएं, जो इसकी इमेज बनी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट, जब उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी तो फाइनल इमेज बन जाएगी। फाइनल इमेज, हाँ इसके लेफ्ट पे शायद बनेगी। आप बस यही क्वेश्चन समझ गए। अरे भाई इसकी 1/v माइनस लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 इक्वल टू 1/f आया 10। 1/30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/30 20 बाई कितना आएगा 300। तो यहाँ से v की वैल्यू 15 है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड, मतलब 15 का मतलब यहाँ 15। ठीक, मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड है, तो दूसरे वाले का यू पॉजिटिव होगा। ये 3 तो यहाँ तक है, तो बचा कितना, ये 15 टोटल था, तो 12 बचा और पॉजिटिव है। वी निकालना है, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है, कितनी है -10। रख दो मिरर फार, कहाँ पे, यहाँ। तो अगर आप रखोगे यू पॉजिटिव है तो माइनस में आ रहा है 12 120 -2 60 लेफ्ट में। तो मेरा आंसर आ रहा है थर्ड ही मैच कर रहा है। आप देख सकते, ये भी आसान, ये भी कुछ नहीं था। ये भी या टफ नहीं है, ये भी आसान है। अजीब अजीब लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैंने कहा ना वो चेक कर लिया, आप बेसिक स्ट्रांग हो कि नहीं। ये इसका स्मॉल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर बताओ। मैं बता, हमें पहले इस स्फीयर का भी चाहिए, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट आइए निकालता हूँ। पहले इसका कितना होगा, ए वाले का कितना होगा 2/5 कैपिटल एम, याद रख। इसका इसके सेंटर के अबाउट कितना होगा 2/5 स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का, इसका कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, तो मैं क्या लिखूंगा एम इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। खेला खत्म। उसी तरीके से मुझे बी का लिखना था। पहले मुझे इस एक्सिस के अबाउट छोटा, अब देखो छोटे वाले के सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या लिखूंगा 2/5 स्मॉल एम कैपिटल आर स्क्वायर। हमें इसके सेंटर के अबाउट फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ये किसके अबाउट आया, इस एक्सिस के अबाउट। हमें इसके अबाउट चीज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आर ये स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा प्लस कैपिटल एम, क्या आएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या पूछा है, आई ए माइनस आई बी पूछा है। जो जो सेम है उसको उड़ा दो। देखो ये इसमें से माइनस करना है, आई ए माइनस आई बी, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो एम आर प्लस आर का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। देखो ये ऑप्शन, ये भी आसान, टफ उफ नहीं है ये, कुछ भी टफ नहीं। ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ कह रहे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है बोहर्स मॉडल पढ़ा है आपने, क्या कहता है बोहर्स मॉडल, सेंट्रिफ जो फोर्स होगी वो बैलेंस करेगी किसको, के Q1 Q2 मतलब E इंटू ई ना, इलेक्ट्रॉन था ना, तो के Q1 Q2 बाई आर से इससे सॉल्व कर देना। बस कितना आसान है देख रहे हो? बस इसी फार्मूले का यूज, बस इसमें कुछ था थोड़ी, बस वैल्यू दी थी वेलोसिटी की रखते, यहाँ पे Q1 Q2 को ई ले लेते तो ई का स्क्वायर हो जाता, और के की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाता। पूछा क्या है, अच्छा वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है कितनी, अच्छा रेडियस पूछा है, तो पहले आप रेडियस निकालोगे, ये आर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर चला जाए, तो यहाँ से आर पहले निकाल लो, फिर इससे मैच कर। पता मैंने कहा था ना कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसके आंसर 1 आ रहे हैं, तो इसका भी शायद वही है 1। मतलब जो जो ऑप्शन 1 में है, बहुत एक दो को छोड़ के सब में 1 ही आंसर है। ये भी देखो कितनी बार आ चुका है नीट में। क्या होता है √2 पाई d² इंटू एन, बस सॉल्व कर लेते। क्या है तुम्हें इसका रेशियो पूछा है एन ए अपॉन एन बी का,
तो Na अपॉन Nb क्या होगा देखो। अच्छा, Na और Nb का रेशियो निकाल। Na तो क्या आएगा, इनवर्स है देखो किसका, इधर आएगा d1 स्क्वायर इंटू लैम्डा वन, इधर ऊपर आएगा d2 स्क्वायर इंटू लैम्डा टू। बस रख दो, सारी चीजें दी है क्वेश्चन। रेडियस डबल है तो डायमीटर भी डबल, डायमीटर ही दिया हुआ देखो, सब दिया है। और क्या दिया है, और मीन फ्री पाथ दिया हुआ, लैम्डा मीन फ्री ए का हाफ है, किसका, बी का। बस फार्मूले से आ जाएगा, ये भी आसान और ये भी आसान। साउंड वेव ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक। अच्छा, ये ओपन एंड पाइप, ओपन एंड है तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स क्या, नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, जितने हार्मोनिक उतने ही नोट्स। ओके, क्योंकि ये क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक है और ये ओपन एंड पाइप है, तो जितने नोट उतने ही हार्मोनिक। चलो अब आते हैं दूसरे पे, कह रहा है नाइन्थ हार्मोनिक, सेम पाइप लेकिन ये क्लोज है। क्लोज में क्या बनता है, पता है ना क्या बनता है, ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, तो पांचवा ये। तो यहाँ पे भी एम की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम नाइन्थ हार्मोनिक की बात करें तो नाइन्थ हार्मोनिक तो ही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एम की वैल्यू भी पांच है, तो मतलब एन बाई एम, 5/5 क्या आया, वन। मैंने कहा ना कि वन वन की ही लाइन लगी हुई थी, सबके आंसर वन ही आ रहे थे। चलो फटाफट बताओ, ये तो आसान है, क्या है, ये तो ये है ना। हाँ, चलो, ये कुछ लोग गलत कर गए, पता नहीं क्यों किए गलत, नहीं पता मुझे। चलो क्या कह रहा है, पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, कितना है, 238 पॉइंट, रिएक्टेंट माइनस 050, माइनस दोनों को ऐड करना है, 234.043 प्लस 4.003। आपको ध्यान है ये 238 है, देखो डेसिमल से पहले मैं चेक कर रहा हूँ, 234 और 4 कितना हो गया, 238 गया, 238 गया तो यहाँ बचा क्या, 0.050, यहाँ कितना बचा, 0.043 और 0.003, आप ऐड करोगे तो 0.046 आएगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.004, शायद ही आ रहा है, 0.004। देखो मास डिफेक्ट आ गया, और यहाँ पे 1 यू की वैल्यू कितनी है, 931.5, और ये मेगा में, किसमें है, मेगा, 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 यहाँ चाहिए किलो, 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 मेगा में है किलो चाहिए, इंटू 1000 भी कर, सॉल्व कर लो। डेसिमल हट गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, हटाओ डेसिमल, 6, लास्ट में 6 चाहिए, तो 6 दो जगह है, फिर 2 चाहिए, 6 के बगल में 2 चाहिए, 6 के बगल में 3, 6 के बगल में 2, ये आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज मसले मसाइल बहुत है, ये तो फर्जी है क्या है, ये भी आसान, बहुत सारे क्वेश्चन इजी है भाई, देख रहे हो ना कहाँ टफ। डायमेंशन किसका चाहिए, सिग्मा का चाहिए, सिग्मा कहाँ से आता है, ई की वैल्यू से, कहाँ से आता है, सिग्मा टी की पावर, ये क्या होता है, ये होता है पावर या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर, पावर अपॉन एरिया, क्या हो गया, सिग्मा टी की पावर 4, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा पी बाई ए, और साथ में आएगा टी की पावर 4, करेक्ट। तो पावर इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब इसका डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर का क्या होता है, एरिया टेम्परेचर तो थीटा से डिनोट कर दो, यहाँ केल्विन लिया तो केल्विन ले लिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ से आता है, पीवी बराबर टी से, तो यहाँ से आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बी क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा टी बराबर बी, ये बी क्या हो गया, लैम्डा इंटू टी, वेवलेंथ तो लेंथ, और टेम्परेचर क्या है, केल्विन, तो बी तो एल के ही रहेगा। ये पीवी पता है क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क का क्या होता है, वर्क, वर्क, ml² T-2, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ध्यान देना, तो यहाँ से केल्विन आए, तो क्या आएगा, ml² T-, या तो आपको याद हो भाई, फिर फटाफट निकाल,
अब इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेट। एक में के की पावर -1, देखो यहाँ पे क्या है, सिग्मा। सिग्मा है ना, ये पावर है। पावर, पावर का क्या होता है भाई? पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का होता है ml² T-3, ये होता है। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। टेम्परेचर मतलब केल्विन की पावर 4, ये है कुछ ऐसा। और बोल्ट्जमैन का इनवर्स है। बोल्ट्जमैन कहाँ है ये? बोल्ट्जमैन ये है ना, हाँ इनवर्स है। इसका इनवर्स मतलब, इसका इनवर्स का मतलब अपॉन में लाना है। इसको कहाँ लाना है? अपॉन में। क्या है? ml² T-2 केल्विन का इनवर्स इंटू बी। बी है ये, एल इंटू के। अब देखो, अच्छा ये तो इधर कितना गड़बड़ हो गया। ये देखो, ये ए की पावर -1 आएगी और टी की पावर -4 आएगी। तो सब गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखूंगा मैं एल की पावर -2 और के की पावर देखो, के -1 ऊपर जाएगा, +1, 2 के, और 2 के से 4 निकलेगा -2। या तो ये है या तो ये है। इसमें भी L-1, इसमें भी L-, मतलब T-1 चेक करना है। T-3, T-2 ऊपर जाएगा, एक T- बचेगा। यही है। ठीक है, देख लो। ये क्या था भाई? ये भी मॉडर्न फिजिक्स। ये भी मॉडर्न फिजिक्स है। आपको पता है क्या कह रहा है? हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक की कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। पता है ना? पता है ना फोटो इलेक्ट्रिविटी कंडीशन? तो हमें क्या कह रहा है? λ1, λ2, λ3 क्या है? स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ फॉल कर रही है लैम्डा, और उनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है? λ1, λ2, λ3। तो ये लैम्डा होनी चाहिए इससे छोटी, इन तीनों से क्या होनी चाहिए? छोटी। तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लैम्डा है वो λ1 से बड़ा है। अरे बाप रे, लैम्डा अगर λ1 से बड़ा हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होगा? होगा ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत क्या पड़ेगी? मतलब ये तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, मतलब V1 तो जीरो होगा। अब V2 और V3 में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा है EVS क्या होता है? HC 1/λ -1/λ0। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा HC/E 1/λ। लैम्डा कितना है? लैम्डा ही है। थ्रेशोल्ड एक का है 3 लैम्डा। नहीं, नहीं, नो 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 नो। एक का थ्रेशोल्ड कितना है? λ3। और एक का कितना है? HC/E। दूसरा भी लिखोगे 1/λ -1/λ2। इन दो क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे जो λ3 वो बहुत बड़ा है, किससे? लैम्डा से। मतलब ये λ3 माइनस लैम्डा आएगा। तो λ3 जब बहुत बड़ा होगा तो क्या होने वाला है बताओ? क्या होने वाला है? ये हमारा V3 है, ध्यान देना। ये V3 है, ये V2 है। अब इससे देखो, इस वाले लॉजिक से अगर मान लो, ये देखो 1/λ -1/λ, अगर हम मान लें कि V3 बड़ा है। V3 कब बड़ा होगा? जब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से ज्यादा आएगा, मतलब ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? तो ये वैल्यू हट जाएगी और λ2 इधर चला गया। λ2 क्या हो जाएगा? क्या ये मैच कर रहा है? देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। इसी से बता दो, छोड़ो उसको। दो कंडीशन है आपके पास। एक है λ2 लैम्डा से बड़ा है, ठीक है। और एक है λ3 बहुत बड़ा है। किससे? लैम्डा से। जब λ3 बहुत बड़ा है लैम्डा से, तो इधर जाएगा ये, इधर जाएगा ना, और ये इधर जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ये बहुत बड़ा है इससे, और ये ज्यादा बड़ा नहीं, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है? ज्यादा आने वाली है। इसका मतलब है कि V3 V1 से, V2 से क्या होगा? बड़ा हो। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ लगानी थी इस तरह कि ये वैल्यू बड़ी आएगी कि ये वैल्यू बड़ी आएगी। अगर ये बड़ी आ रही है तो ये बड़ा, और ये बड़ी आ रही है तो ये बड़ा। ठीक। आप एट रैंडम भी कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। आप मान लो λ5 है, λ3 बहुत बड़ा है। किससे? लैम्डा से।
अगर ये 5 है तो इसको 100 मान लो, इसको 5 है तो इसको 20 मान लो, और सॉल्व करके भी एट रैंडम कोई वैल्यू इस कंडीशन पे मिल रख के भी चेक कर सकते हो आप, कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो बोनस वाला था, पता है ना, इसका इसमें आंसर ही नहीं। ये तो मैं सॉल्व करा चुका हूँ, इसमें तो आंसर ही नहीं, बोनस वाला। ये भी आ चुका था, अब जो नीट हुआ था उसमें भी तो आया था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आया था, थ्योरी वाले में आया था। फील्ड इनसाइड क्या होती, कंडक्टर में जीरो होती, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जीरो आएगी, ए पे जीरो यहाँ भी। हाँ, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब बी और सी क्या है, कह रहा है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में तो फील्ड भी तो बराबर होगी, अरे बड़ी नहीं बराबर होगी, जब दोनों की डिस्टेंस सेम है तो फिर फील्ड भी तो सेम ही आएगी। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये वाला रिलेशन पता है ना आपको, क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, पता है ना, इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइन की पावर 4 थीटा बाई। तो बता है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ता है, ये तो पता है ना मैथमेटिक्स में, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा बढ़ता है, जब साइन थीटा बढ़ेगा तो जो एन है वो तो बहुत पावर 4 है, साइन थीटा बढ़ेगा पावर 4, तो तेजी से वो क्या होगा, घटता हुआ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये क्या हो रहा है, पहले कांस्टेंट फिर घटा, ये तो लीनियरली बढ़ रहा है, ये कह रहा है बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया फिर घट गया, नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली घटेगा, और जैसे जैसे थीटा ज्यादा बढ़ाओगे बहुत तेजी से घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन, ये क्या था, कुछ नहीं, एरिया निकाल लेना था बस, ये लेंथ ये ब्रेथ खत्म, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। अरे ये 3 ये 200 600, ना फर्जी सा सवाल, तुम कह रहे हो पेपर टफ है। ये कुछ नहीं था, ये क्या था, तो कह रहा वायर था, एक जमीन पे रखा हुआ एक ऊपर, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो उसका एमजी कहाँ लगे, ये तभी नहीं उठेगा, ये कब नहीं उठेगा, ये कब नहीं उठेगा, जब इस पे एमजी लगने वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगा। अब तो पता है ना, दो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने पढ़ा होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर, याद आया ये वाला फोर्स, याद है कि नहीं, है ना याद, याद है तो फिर यही लगाना है। और ये किसके बराबर करना था आपको, mg के, और मास की जगह क्या लेना था, लीनियर मास डेंसिटी लिया, तो लैम्डा एल इंटू जी, क्वेश्चन खत्म। समझे, हमसे पूछा गया है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट द वायर डज नॉट राइज, मतलब ये जो आर है ना, ये यही एच है तुम्हारा, मतलब यही तो आई एच जो है एच, यही तो तुम्हारा आर है, यहाँ रखो सॉल्व कर। और देखो क्वेश्चन में I1 I2 ये दिया, रखो यहाँ से तो यहाँ से एच आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखो, तो समझ में आ रहा है कुछ, देखो यहाँ 2 है, यहाँ आई इंटू 2 आई, तो 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नंबर नहीं है किसी में, नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा है, नंबर यहाँ पे दिख रहा है, नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, देखो I1 I है और I2 I है, तो आई इंटू 2 2 2 जा 4, 4 से 4 गया, नंबर नहीं है, नंबर इसमें, नंबर इसमें, नंबर इसमें, बचा थर्ड। ठीक है, ऐसे करना था। ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, याद है रिलेशन, वी स्क्वायर बराबर क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना, कि नहीं याद है, तो क्या आता है वी स्क्वायर बाई, रिलेशन याद है ना, इलिप्टिकल पाथ वाला, कैसा पाथ बनाता है भाई, ये वाला याद है ना, ये इलिप्टिकल पाथ बनाता है, कह रहे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स जो है वो सर्कल हो जाए, पता है ना सर्कल की, सर्कल कब होगी, जब ये दोनों बराबर, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये नहीं होती, सर्कल की इक्वेशन ऐसी कुछ होती है, इज इक्वल टू सी, कुछ ऐसा हो, तो ऐसा कब बनेगा, जब ये सेम हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा सी हो जाएगा, सर्कल की, ये तो इलिप्स की इक्वेशन है ना, लेकिन वो कह रहा है कि वो सर्कल है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो सर्कल है, सर्कल तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो, मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1, और ओमेगा क्या होता है भाई, अंडर रूट के बाई एम, यही होता है, इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो के इक्वल टू एम आ जाएगा, के इक्वल टू एम आ जाएगा,
आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टफ नहीं थे। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और वो क्या चेक कर रहा था, पेशेंस। आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, बेसिक अप्लाई कर पा रहे हो कि ठीक है। चलो ये था। आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या टफ, ये टफ था, ये भी टफ नहीं था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन, 100 नंबर तो आराम से ला सकते हो। बस फार्मूला फार्मूला पढ़ोगे तो कैसे होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छे से, तब होता है, समझे। तो मसला हो जाएगा। ओके, चलो।